सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। वापस आए आपके लिए यार अपने एक नए सेटअप के साथ में। तो अपनी जो सीरीज अधूरी रह रही है, पहले तो अपन उसी से शुरुआत करते हैं और थ्योरी के साथ में PYQs को भी कवर करते हुए चलेंगे। यू नो वेरी वेल अपना जेई मेंस काफी नजदीक है। ओके, सो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आइए अपनी इलेक्ट्रोस्टैट से। अब इलेक्ट्रोस्टैट में अपन सारी की सारी कहानी जो पढ़ेंगे ना, वो चार्ज की स्टेबिलिटी पे होगी। मतलब चार्ज इसमें पूरी की पूरी स्टोरी में स्टेबल रहेगा, रिपल्सन वगैरह से अट्रैक्शन से इधर उधर मूव करेगा। लेकिन मैं तुमको थोड़ा सा अगर आइडिया दूं तो चार्ज की जो पुरानी सी कहानी है अपनी, इसमें होता क्या है कि चार्ज जो है ना, तुमने बहुत एग्जाम्पल पढ़े हो, अभी कहा है कि नया नया है तो इतना समझ नहीं पा रहे, धीरे धीरे हो जाएगा एडजस्ट। ठीक है भाई। तो चार्ज जो है ना, अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पढ़ने वाले हैं वो स्टैटिक चार्ज पढ़ेंगे। मतलब उसकी स्पीड जो होगी ना, दैट विल बी जीरो। अब बड़ा मजा आ रहा है भाई देखो नया नया कलर चूज करने में, हम तो करेंगे। स्पीड जीरो होगी तो इस वाले केस में आपका जो चार्ज होगा ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के तुमने यार लाइटनिंग वगैरह चलती हुई देखी होंगी, बिजली कड़कती हुई देखी है पुराने टाइम पे नहीं, बचपन में भी बहुत सारे एग्जाम्पल किए होंगे। स्केल को रगड़ा वालों से कागज के टुकड़े अट्रैक्ट किए। अभी बैलून का एग्जाम्पल करके बहुत अच्छे से बताएंगे तुमको कि चार्ज वगैरह में और कहानी क्या क्या होती है। तो एक स्टेबल चार्ज की बात करते हैं। पत्थरों को जब रगड़ते हो ना तो जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो स्टैटिक होती है, वो अपन को कोई हानि नहीं पहुंचाती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना प्रोड्यूस करेगा वो अपना एक स्टेबल चार्ज करेगा। अगर यही चार्ज आपका किसी स्पीड b से, जो कि आपकी कांस्टेंट है, अगर इसे चलने लग जाता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी निकालेगा, जिसको b से लिखते हैं। यू नो वेरी वेल, जब चार्ज चलने लगता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो मैग्नेटिक फील्ड ही होता है वो सारा का सारा। अब एक और केस है जिसमें ये चार्ज आपका चल भी रहा है लेकिन इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट स्पीड नहीं का क्या मतलब होता है भैया, है कि एक्सेलरेटेड चार्ज है, एक्सेलरेटेड है मतलब हर इंस्टेंट में इसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो इस केस में आपका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो निकालेगा ही, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकालेगा, जिनको रेडिएशन से बोलते हैं। बहुत फिनोमेनन पढ़ेंगे इसके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और मैटर की क्या ही प्रॉपर्टीज होती हैं आगे देखेंगे, अपन स्टडी करेंगे जब। अभी अपन को यहाँ पर चार्ज के बारे में देखना है। तो हम इस वाले में पढ़ने वाले हैं बस अपने इस स्टैटिक चार्ज को। इनका स्टडी अपन मैग्नेटिज्म वगैरह में, इधर का आगे, इन सब का आगे स्टडी करेंगे। अभी बस अपन को स्टैटिक के बारे में देखना है। ओके, तो अब अगर चार्ज की कहानी को स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, तो अपन ले ही लेते हैं कि यूनिट्स में भी शायद हमने एक लेक्चर डाल भी रखा है जो यूनिट्स के बारे में वहां भी इंफॉर्मेशन दी है, बाकी अब बता ही देते हैं अगर चल रहा है तो। चार्ज की तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर पढ़ी है तो I इक्वल टू होता है Q/T। तो यहां से तुम चार्ज को Q इक्वल टू I इंटू टी लिख सकते हो। करंट को अपन लिखते हैं किसमें, एम्पियर में। ओके, और टाइम को लेते हैं सेकंड में। अब अगर चार्ज की SI यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए जनाब, चार्ज की जो SI यूनिट बनेगी वो बनेगी आपकी एम्पियर इंटू सेकंड। ओके, और इसको मिला के भैया, इसको मिला करके बोलेंगे, इसको पूरी को मिला के बोला जाता है कूलाम। भाई बहुत अच्छा लग रहा है, इसको कूलाम बोल देंगे। अब अगली है अपनी CGS। अब CGS में 2 यूनिट पढ़ेंगे अपन इसकी। अब ये जर्नल चीजें हैं यार, इसमें थोड़ा ऐसा कुछ है नहीं खास समझाने का। CGS में एक अपन पढ़ेंगे कौन सी वाली, एक होगी अपनी ESU जिसे बोलेंगे अपन, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रो, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इस ESU को ही एक नया नाम दिया है इन्होंने, इसको बोला फ्रैंकलिन। ओके, और एक और यूनिट है जिसको CGS में ही बोलते हैं EMU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, मैग्नेटिक यूनिट। और इस EMU का दूसरा नाम दिया है इन्होंने क्या, इसको बोलते हैं भैया एब्सोल्यूट कूलम। ओके, अब ESU को बोला है फ्रैंकलिन
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है और ईएमयू को बोला है एब्सोल्यूट कूलम। अब देखिए यार, ये जो ईएसयू और ईएमयू होते हैं ना, एक्चुअली में इन दोनों में एक रिलेशन होता है। इनमें एक रिलेशन क्या होता है कि आपका 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ईएसयू के। इसको स्टैक कूलम भी बोलते हैं। ओके, और ये जो 1 ईएमयू है यहाँ से एब्सोल्यूट कूलम रिलेशन रखता है। अच्छा यार देखो, ईएमयू को ही एब्सोल्यूट बोल रहे हैं, तो 1 ईएमयू जो होता है उसको बोलते हैं अपन 10 एब्सोल्यूट कूलम। अरे यार, एब्सोल्यूट कूलम ही तो इसका नाम है, तो 1 एब्सोल्यूट कूलम काहे नहीं बोल देते, 1 एब्सोल्यूट कूलम काहे नहीं बोल देते। सो 1 एब्सोल्यूट कूलम आपका इक्वल होगा 10 कूलम के। एक्चुअली में ये जो है ना, एक भी ये तुम्हारा ईएमयू ये है, समझ रहे हो। अब इनका दोनों का यूज अपन बहुत बढ़िया से करेंगे। ईएसयू को बोल रहे हैं अपन फ्रैंकलिन, जो कि अपना एक कूलम के साथ ऐसे रिलेशन रख रहा है, और ईएमयू को अपन ये बोल रहे हैं एब्सोल्यूट कूलम, जो कि 10 कूलम है। अब इनके बीच में बहुत बढ़िया रिलेशन जो तुमको शायद नहीं मिला होगा, हम बताते हैं यार। देखो क्या बोला हमने कि 1 कूलम जो है अपना वो इक्वल है किसके, 3 × 10⁹ ईएसयू के। सो यार एक बात बताओ, यहां से आपका 1 ईएसयू किसके इक्वल आएगा, यह आ जाएगा 1/3 × 10⁹ कूलम के। और हमने जो ईएमयू के बारे में पढ़ा है, ईएमयू के बारे में यार अभी देखा अपन ने, 1 ईएमयू जो था अपना वो कितने के इक्वल था, 1 ईएमयू जिसको अपन ने एब्सोल्यूट कूलम भी बोला था, वो था 10 कूलम के इक्वल। ओके, 1 एब्सोल्यूट कूलम जो है अपना, इसी का ही दूसरा नाम है ईएमयू का, जो कि अपना 10 कूलम के इक्वल है। तो यार यहां से देखो 1 ईएमयू मिला अपन को और 1 ईएसयू मिला। एक काम करते हैं जनाब, इन दोनों का एक रेशो ले लेते हैं कि 1 ईएमयू जो है अपना, अगर इन दोनों को ईएसयू का करते हैं इनका रिलेशन, तो देखिए 1 ईएमयू कितना है अपना 10 कूलम के, डिवाइडेड बाई 1 ईएसयू कितने के 1/3 × 10⁹ कूलम के। सो देखना जरा क्या वैल्यू आई, 3 × 10⁻10। अगर किसी को याद हो तो ये जो वैल्यू होती है अपनी, जिसको अपन ने लिखा है भाई 3 × 10⁻10, स्पीड ऑफ लाइट पढ़े हो, c = 3 × 10⁸ होता है, लेकिन किसमें, मीटर पर सेकंड में। अगर इस स्पीड ऑफ लाइट की, ये क्या है भाई, स्पीड ऑफ लाइट, इस स्पीड ऑफ लाइट को अगर अपन सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो ये वैल्यू अपनी बनती है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। जरा कीजिए कन्वर्ट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब 1 ईएमयू और 1 ईएसयू का जो अपना रेशो है वो स्पीड ऑफ लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं है, उसकी वैल्यू के इक्वल है। ओके, लेकिन किसमें, सीजीएस में। तो ध्यान रखिएगा 1 ईएमयू और 1 ईएसयू का जो रेशो है वो तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू के इक्वल है। अब चार्ज की कुछ एक और यूनिट देखते हैं अपन, जिसमें एक बहुत बढ़िया आती है अपनी, इसको बोलते हैं, ये तो अपनी हो गई फ्रैंकलिन भी है भाई, देखो ईएसयू का ही नाम फ्रैंकलिन बोल रहे हैं। ओके, अब एक प्रैक्टिकल यूनिट भी है। अब इसको थोड़ा जल्दी यार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूनिट्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन सबको होती है। प्रैक्टिकल यूनिट होती है अपनी, जिसको अपन एम्पियर × आवर बोलते हैं। इसको मिलाकर के एक नई यूनिट बोलते हैं फैराडे। और 1 फैराडे अपना इक्वल होता है 96500 कूलम के, 96500 कूलम के इक्वल होता है। अब चलो इसमें थोड़ा सा तुमको बता ही देते हैं कि 1 फैराडे होता क्या है। एक्चुअली में 1 फैराडे होता है आपका 4 जोन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 4 जोन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होगा ना, उसकी ही वैल्यू आपकी इसके इक्वल आएगी। देखो नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में जो 1 फैराडे है उसको कैसे लिखा जा रहा है, 1 Na, ये तो Na × E लिख देते हैं इसे। ये होता है आपका Na × E। Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू 6.022 × 10⁻23, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपना 1.6 × 10⁻90। भैया जब तुम इसको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो तुमको ये जो वैल्यू मिलेगी ना,
वो लगभग लगभग बराबर मिलेगी 96500 कूलम के। सो 1 फैराडे क्या है भाई, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। आशा करते हैं कि तुमको समझ आया होगा। और इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है अपना, इसको जरा याद रखिएगा। 1 EMU और 1 ESU का जो रेशो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 × 10⁻10। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड के इक्वल है। ओके, अब चार्ज की कहानी को अपन कंटिन्यू करते हुए अब आगे बढ़ते हैं यार। एक स्ट्रिंग बॉम्ब वाला सिस्टम आता है अपना, जरा उस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। देखो अपन के पास 2 चार्ज बॉल हैं और दोनों पे इसका भी मास ml है, इसका चार्ज Q है। दोनों मास और चार्ज वगैरह दोनों पे सेम है। बहुत बढ़िया रिलेशन है यार, इसको एक बार ध्यान से अगर देख लिया ना सारी चीजें समझ आ जाएंगी। लेट अस सपोज इस स्ट्रिंग की लेंथ अपन ने L ले ली और ये कॉमन पॉइंट से ऐसे सस्पेंडेड है। मान लीजिए कि वर्टिकल में आपका ये वाला एंगल जो है वो है थीटा। तो यार रिपल्सन की वजह से इस वाले सेपरेशन को अपन थोड़ी देर के लिए एक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए यार, अगर इसकी एफबीडी तुम बनाते हो ना तो देखो तुमको क्या क्या कहानी मिलेंगी। बॉडी पे नीचे की तरफ तो एक फोर्स आपका काम करेगा ही mg, और इस स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, और दोनों पे चार्ज अगर है तो यार एक कूलम फोर्स भी लगेगा दोनों के बीच में, जिसको अपन लिख दे रहे हैं kq² डिवाइडेड बाई x²। टेंशन के अगर कंपोनेंट लेते हैं तो देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। टी का इधर वाला कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, और टी का इधर वाला कंपोनेंट बनेगा टी साइन थीटा। अब भाई कंपोनेंट वगैरह लेना तुम सीखे होंगे 11th क्लास में, यहाँ नहीं बताएंगे तुम्हें। वैसे थीटा के अमंग वाला कॉस होता है, अपोजिट वाला साइन लेते हैं। ओके, सो इसकी तरह बैलेंसिंग कंडीशन अगर बनाते हैं यार तो देखो ये क्या बनेगा अपना, ये सिचुएशन बनेगी पूरी टी साइन थीटा, ये इक्वल होगा अपना, देखो ये फोर्स और ये फोर्स और ये दोनों इक्वल करते हैं, ये होगा kq² डिवाइडेड बाई x² के, और t cos थीटा जो कि अपना इक्वल होगा mg के। अब अगर तुम इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करोगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा क्या मिलेगा, kq² डिवाइडेड बाई mg x²। इतना बढ़िया रिलेशन है, इतना बढ़िया है जिसकी कोई हद नहीं है भाई। जाने मेंस में, नीट में कितनी बार इस पे क्वेश्चन डेवलप हुए हैं, कितनी बार। बहुत अच्छा रिलेशन है। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कैसे करेंगे, देखो हमने tan थीटा क्या निकाल लिया, kq² बाई mg x²। अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल से अगर tan थीटा को लिखना चाहूं तो देखना जरा, इस ट्राइंगल को जरा नजर डालो यार, ये वाला ट्राइंगल। तो यहां से tan थीटा जो तुमको मिलेगा, क्या tan थीटा की वैल्यू तुमको देखना जरा, ये वाली डिस्टेंस अपनी हो जाएगी कितनी, x/2। तो ये हो जाएगा x/2 इंटू, और अच्छा एक काम करते हैं, इस हाइट को बाई ले लेते हैं। लेट अस सपोज ये वाली जो हाइट है अपनी बाई है, सो x/2 अपॉन बाई हो जाएगा। अब देखो इसको अगर इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो इसको कंपेयर करते हैं तो देखो x/2 बाई इज इक्वल टू kq² डिवाइडेड बाई mg x²। अरे यार देखना जरा, क्या मजेदार चीज निकल के आ रही है भाई कि x² और x, अरे यार ये तो x³ बना, और y अगर इधर जाती है तो ये तो y बना। मतलब यार इस x और y के बीच का रिलेशन अपन को निकल के आ गया, x³ इज इक्वल टू y। बहुत बढ़िया रिलेशन है भाई, ध्यान रखिएगा। ओके, अब इस पे एक छोटा सा अपन क्वेश्चन लेते हैं। आशा करते हैं कि ये तुमको स्ट्रिंग बॉम्ब सिस्टम समझ आया होगा। अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं जो कि अपना आई थिंक नीट 13 या 14 में आया था। देखिए ये कहां जा रहा है, देखो क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, ये आई थिंक तुम्हारा नीट 2013 में आया था। क्वेश्चन था, अपन को यही सेटअप दिया था, अगर अपन को पहले से इसके बारे में मालूम है, इस डिस्टेंस को उन्होंने बोला x और इस वर्टिकल हाइट को उन्होंने बोला y, और क्या किया इन्होंने, इस पूरे सेटअप को ऐसे कुछ क्लैंप कर दिया और इसको बोल दिया x डैश
और इसको कर दिया इन्होंने y/2। अब अगर तुम्हें ये रिलेशन पहले से पता है ना तो एक सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। एक्स क्यू और बाई के बीच का रिलेशन अगर तुम्हें आता है तो देखिए यार, हमने अभी निकाला था ये पूरे सेटअप पे जो एक्स क्यू और इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ के बीच में रिलेशन था पाई। इसके लिए ये इक्वेशन हुआ और उसके लिए अपन लिख देते हैं एक्स डैश क्यू ये इक्वल होगा अपना y/2 के। अगर तुम इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करते हो तो देखिए एक्स क्यू डिवाइडेड बाई एक्स डैश क्यू ये तुमको मिलेगा y/y/2 के। सो बाई से बाई यहाँ कैंसिल होगा तो यहाँ देखो एक्स क्यू तुम्हारा किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 2 के। तो यहाँ से तुमको एक्स डैश की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी एक्स डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/3। फॉर्मेट जरा आगे और करें तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो एक्स डिवाइडेड बाई इसको रूट में लेकर 3 को बाहर करो। ओके, तो ये इसका आंसर हुआ। अब इसको निकालना पॉसिबल कब हो पाएगा, अगर तुमको पहले से रिलेशन याद है एक्स और बाई के बीच का रिलेशन क्या है तभी पॉसिबल हो पाएगा। आफ्टर दैट तुम इसको नहीं कर सकते क्वेश्चन को, तुम्हें रिलेशन पहले से आता है तभी कर पाओगे। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अब एक और इस पे बहुत बढ़िया सा रिलेशन अपन निकालने की ट्राई करते हैं। हमने एक्स और बाई के बीच का रिलेशन निकाला। अब अपन एक काम कर रहे हैं यार, थोड़ी सी मैकेनिक्स और इन्वॉल्व करते हैं इसके अंदर, जो कि 11th क्लास में थी, हमने पढ़ी थी। देखो वैसे काफी मैकेनिक्स ही चल रही है इसमें, थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। हम क्या करने जा रहे हैं भाई, कहां से आ रहा है बीच बीच में भाई, ये जो अपना सेटअप है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे सेटअप को किसी लिक्विड में डुबो दे रहे हैं, रो डेंसिटी वगैरह का कुछ भी। ओके, ये वही सेटअप है भाई अपना, अभी नहीं बताए हैं कि किस में डुबोए। तो देखो भाई नीचे की तरफ तो अपना वही mg फोर्स काम करेगा, ठीक है। और ये वाला सेपरेशन अगर अपन x लेते हैं तो ले ही लीजिए, इसको y बोल देते हैं। ये वाला एंगल मान लीजिए वर्टिकल से थीटा है। वही टेंशन का कंपोनेंट, ये टेंशन तुम्हारा पूरी फिजिक्स में पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत ज्यादा टेंशन देगा। ये टी कॉस थीटा और ये टेंशन, और इधर आया अपना कौन सा भाई टी साइन थीटा। और रिपल्सन का जो फोर्स लगेगा दैट विल बी के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। चार्ज क्यू लिया है और मास एम लिया है। एक छोटी सी चीज जो इससे पहले तुमको बताना रह गई है, अभी बता देते हैं कि इसके लिए जो हमने रिलेशन निकाला है क्या था अपना, टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एक्स स्क्वायर। यहां से तुमको कहा लग रहा होगा कि अरे यार ये थीटा जो है, टेन थीटा जो है कहीं ना कहीं इस पे और इस एम पे, और इसके जो होता है अपना तुम्हें पता है, इसको बोलते हैं अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये तुम बहुत गलत सोच रहे हो, ये थीटा जो है ना केवल और केवल इस एम पे डिपेंड करता है। इसका रीजन तुम्हें बताते हैं, ध्यान देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं तुमको कि टेन थीटा जो है ना वो तुम्हारा इस मास के साथ एंटी प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसके लिए थीटा वर्टिकल से कम बनेगा, और जिसके लिए मास कम होगा उसके लिए थीटा ज्यादा बनेगा। लेकिन कंफ्यूज यहां मत हो जाना कि टेन थीटा जो है, अरे यार ये तो तुम्हारा क्यू के कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जिसके लिए चार्ज ज्यादा होगा उसका तुम्हारा थीटा भी ज्यादा बनेगा। यहां अगर तुम सोच रहे हो तो बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो, ऐसा मत सोचिए, ऐसा नहीं सोचते, ठीक है। क्योंकि देखो यार ये जो के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ये पूरा का पूरा क्या था, ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स था और ये अपना ग्रेविटेशन वाला फोर्स था। तो इस फॉर्मूले को जरा अपन ऐसे लिख देते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी। अब यार एक बात बताओ, कूलाम का लॉ क्या बोलता है, अगर अपने पास में दो चार्ज हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2, तो Q1 वाला Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही Q2 वाला Q1 पे फोर्स लगाएगा, जो कि अपना न्यूटन का थर्ड लॉ पे बेस होता है F21। ऐसे दोनों बॉडी आपस में मीडियम कैसा भी हो कुछ भी हो एक दूसरे पे सेम क्वांटिटी का फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, डायरेक्शन वाइज बस अपोजिट होगा। तो तुम इनके चार्ज को कितना भी बदल लेना थीटा की वैल्यू नहीं बदलेगी। अब इसी पे एक तुमको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, ट्राई जरूर कीजिएगा, और आंसर अगर आए तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा जरूर। अपन के पास में दो बॉडी हैं, एक का मास m1 है और इस वाली का m2 है।
लेट अस सपोज वर्टिकल से ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, ये है चार्ज Q1 और ये है चार्ज Q2। तुमको इंफॉर्मेशन है कि M1 इज ग्रेटर देन M2 है, तो तुम्हें बताना है कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगा, ग्रेटर होगा, इक्वल होगा, अगर बीटा बड़ा होगा, जो भी बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको इंफॉर्मेशन ये है कि दोनों जो बॉडी है अपनी, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है, इस पे M1 है और इस पे M2 मास है। M1 जो है वो इक्वल है M2 के, तब तुमको रिलेशन बताना है अल्फा और बीटा में। दोनों प्रॉब्लम काफी ठीक है। अगर एक बार तुम्हें कॉन्सेप्ट अगर पता है कि एक्चुअली में ये जो थीटा है अपना चेंज कैसे हो रहा है, थीटा जो है वो चेंज कैसे हो रहा है। अब इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ये तुमको बताना है कमेंट में, ओके। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना भाई, अपना यही सिस्टम ले रहे हैं अपन, लेकिन इस बार थोड़ी कहानी। अच्छा यहां से दिख रहा है कि तुम्हें दिख रहा है क्या यहां से? अरे कैमरा मैन बता दे, काहे नहीं यार, दिख रहा है क्या? हाँ बोलो ना भाई, बड़ी समस्या होती है, तुमको ना दिखे। अरे कहां कहां से चल जा रहा है यार, हैं? देखिए भाई, यही सेटअप है अपना पूरा का पूरा। बॉल कुछ ज्यादा बड़ा ले लिएगा, छोटा करते हैं, छोटा करते हैं। अब तुम्हारे घर की सरकार है, कितना बड़ा लो इनको। कभी कभी तो ये भी नाराज हो जाता है, नहीं चलता है। अब देखिए, चार्ज मास m है और चार्ज अपना वही q है। तो देखो भाई, इक्विलिब्रियम में अगर दोनों के बीच का सेपरेशन x रखे हो, तो इनके बीच का जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स लगेगा वो क्या होगा, kq स्क्वायर बाई x स्क्वायर। दिस फोर्स विल नॉट चेंज इन एनी सर्कमस्टेंस, बिकॉज ये जो है तुम्हारा Fe, ये रिपल्सिव तो है, एक दूसरे में रिपल्सन हो रहा है, लेकिन ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, ये चेंज नहीं होता किसी भी सिचुएशन में, ओके। कुछ भी कर लो तुम, इनके बीच का ये चेंज नहीं होगा बस। अब इस वाले को टेंशन बोल देते हम तब सही भाई, ये एंगल अपना थीटा था और इस टेंशन टी का इधर वाला कंपोनेंट क्या निकाले, ये अपना थीटा, तो ये अपना कॉस थीटा, और ये अपना नहीं, बदलो टी साइन थीटा। नीचे की तरफ देखो भाई, mg फोर्स लगता ही है, ये तुम्हें अच्छे तरीके से मालूम है। सारी कहानी साफ नजर आ रही है, पहले जैसी है, लेकिन नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो क्या है कि हम इस पूरे सेटअप को ना, हम इस पूरे सिस्टम को एक कोई रो डेंसिटी का लिक्विड है, ये लीजिए भाई, पानी भर दिया, पानी नहीं है, रो डेंसिटी का कोई लिक्विड है, हमें नहीं पता पानी क्या है, कोई रो डेंसिटी का लिक्विड है जिसमें इस पूरे सेटअप को हमने डुबो दिया। इस लिक्विड की डेंसिटी है भाई रो, ओके। और इस बॉल की डेंसिटी अपन ले लेते हैं डी। अब यार एक नया फोर्स और यहां पे जनरेट हो जाएगा, जिसको अपन बेयोंसी फोर्स बोलेंगे, जो कि आर्किमिडीज जी ने बताया था, है? और तुम्हें पता है, कोई भी बॉडी अगर तुम्हारी लिक्विड के अंदर डुबोई जाती है तो लिक्विड जी उसको ऊपर की तरफ फोर्स देते हैं। अरे इससे एक लाइन ध्यान आ गई हमें, किसी भी बॉडी को तुमने पानी में डुबोया, डूबेगी तैरेगी ये नहीं फर्क पड़ता, लेकिन एस सी वर्मा जी की हमें एक कहानी सी याद आ गई छोटी सी। अरे वाटर को नहीं पत्थर को सॉरी, पत्थर को तो उसकी हाई डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहां दम था। अरे पत्थर को तो उसकी हाई डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहां दम था, वो बदनसीब डूबा, क्योंकि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पत्थर का वजन खुद पत्थर के वजन से कम था। नहीं समझे? फ्लड डायनामिक्स पढ़ाएंगे तब समझ आएगा। अब देखो, इस पे जो बाउंसी फोर्स अपना ऊपर की तरफ लगने वाला है, उसको अपन लिख दे रहे हैं, ये बियोंसी फोर्स अपना अप थ्रस्ट जिसको बोला जाता है, इसको अपन लिख रहे हैं बी, रो और जी। ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो तो भाई बहुत बढ़िया बात है, और नहीं है तो भी बहुत बढ़िया बात है। इसमें ध्यान से देखो, ये बी जो होता है ना, ये वो बी होता है, ये है बॉडी का वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर सबमर्ज है। तो यहां तो पूरा सेटअप है, तो इस पूरी की पूरी बॉडी का वॉल्यूम इसके अंदर सबमर्ज है, और रो तुम्हारी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ही, इसको अपन बना दिए भाई। अरे रो को ऐसा बना देते थोड़ा, ताकि तुमको महसूस हो बहुत बढ़िया तरीके से, ओके। तो देखो अब ऊपर की तरफ, अब कहानी थोड़ी चेंज हो गई। इधर तुम्हारा
देखो जरा, क्या टी कॉस थीटा जो है तुम्हारा, उसके साइड में एक बियोंसी फोर्स और जुड़ जा रहा है। कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट करते हैं। टी साइन थीटा को जरा इक्वल किया, टी साइन थीटा को इक्वल किया किसके, वही के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के। और टी कॉस थीटा के ये वाला फोर्स अपोजिट होगा, तो यहां लिख देते हैं टी कॉस थीटा जो कि तुम्हारा होगा किसके भाई, ये टी कॉस थीटा, हाँ एम जी के, एम जी का अपोजिट, एम जी माइनस का बी रो जी। अब फिर से भाई दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से काटा मार कर देते हैं। टी से टी ने टी को जान से मार डाला, तो यहां इस बार अपन को जो टेन थीटा मिलेगा वो टेन थीटा कहां मिलेगा भाई, टेन थीटा ये मीडियम वाला है, मीडियम वाला के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, कहा के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एम जी माइनस का बी रो जी। जरा एडजस्ट कीजिएगा, साफ देखें इसलिए इधर आ जाते हैं, एक बार इधर आ जाते हैं। इस पूरे सेटअप को अपन यार एक नए पेज पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी तुमको, ताकि मिस्टेक ना हो किसी में भी। ओके, खैर यही देखो, ये आया अपना क्या, टेन थीटा, ये भैया एंगल है अपना मीडियम में, तो लिख देते हैं टेन थीटा मीडियम में कहा आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो है ही एक्स स्क्वायर। अब तो भाई बहुत आसान काम होगा मिटाना, अब हम कुछ भी गलत करेंगे साफ मिटा देंगे यहां से। और ये है अपना एम जी माइनस बी रो जी। ये छोटा रो है बड़ा रो है, देखो कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि ये सेम रो है। अब ये एंगल अपना मीडियम का है, और एयर में अपन ने ये रिलेशन क्या निकाला था, टेन थीटा। एयर वाले को नॉट लिख देते हैं, क्या था, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और एम जी। अब यहां एक चीज हमने यहां से मिस की है कि अब मीडियम वाला होगा तो कहीं ना कहीं अपन को इसे एप्सिलॉन आर से और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अरे यार मीडियम में कैसे लिखा जाता है फोर्स को, मीडियम में फोर्स को कैसे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर मीडियम में, अरे पूरी वैल्यू के ही तो है तो के बाई एप्सिलॉन आर, क्या फायदा उसको बार बार करने से। अब मैं अगर एक काम कर दूं यहां कि इस वाले एंगल को, पूरे के पूरे इस एंगल को, थीटा एयर वाले को और इस वाले को, दोनों को बराबर कर दूं, तो भाई कोई गलत बात तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है तुम्हारा, अरे यार पहले जितना फोर्स लग रहा था, एंगल चेंज नहीं होगा इस पूरी की पूरी सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि भाई कूलाम का लॉ है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है, पहले जितना काम करेगा अभी भी उतना ही काम करेगा। एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स देख रहे हैं। तो अगर इन दोनों को अपन इक्वल करते हैं तो देखो जनाब, कहानी कुछ इस कदर आएगी बन के, ये अपना टेन थीटा जो कि अपना मीडियम वाला है, एयर वाला, उसको अपन इक्वल कर रहे हैं टेन थीटा जो कि अपना मीडियम का है। बदलेंगे भाई हम, देखो बार बार, बहुत मजा आ रहा है इसको लिखने में आज। सो एयर का देखो क्या था, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर इंटू एक्स स्क्वायर, और अंदर क्या था, एम जी माइनस वी रो जी। देखिए अब यहां से कहा का चीज खत्म हो रही है, कर दीजिए, मार दीजिए इनको आपस में, है के क्यू स्क्वायर गया तुम्हारा, क्या गजब बली दी जा रही है, बहुत बढ़िया। अब इसको निकालने के लिए इनको मरना पड़ेगा। अच्छा एक काम करते हैं, हमने जो उस बॉल की डेंसिटी को डी लिया था ना, इस डेंसिटी को मास और वॉल्यूम की टर्म में रखते हैं। क्या डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है ना, और जो लिक्विड की डेंसिटी है कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एम को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या एम को देखना जरा यार, क्या एम को यहां से तुम डी इंटू बी लिख सकते हो का, एम को डी बी लिख दो, तो एम को जरा यहां से लिखा तो क्या आया, डी बी, और ये क्या है, जी इज इक्वल टू, ये कहा भाई एप्सिलॉन आर, और अंदर का है एम जी को क्या लिख रहे हैं, डी बी, सो डी बी जी माइनस का, और ये तुम्हारा बी रो जी। अब एक काम करते हैं, डी जी यहां से भी कॉमन आ रहा है, डी जी यहां बाहर है, यहां बी जी बाहर है, और बी जी को तुम बाहर यहां से भी निकाल सकते हो। तो देखना जरा, डी बी जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, और बी जी को यहां से बाहर खींचा तो अंदर क्या बचा, डी माइनस का रो, और भाई बी जी ने बी जी को मार डाला फिर से यहां, तो देखना जरा, अरे एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू आई, क्या डी डिवाइडेड बाई डी माइनस रो आई है का, नहीं समझे। अब अगर
जिस इंसान को ये वाला रिलेशन याद है कि उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसे एप्सिलॉन आर को, वो क्या आया है, डी है तुम्हारा डेंसिटी ऑफ बॉल और रो है तुम्हारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इस पूरे के पूरे सेटअप को अगर तुम लिक्विड में सबमर्ज करते हो तो तुमको रिलेशन, अरे ये तो हाथ से भी चलता है, पूरे के पूरे सिस्टम को अगर लिक्विड के अंदर सबमर्ज करते हो तो तुमको रिजल्ट ये निकल के आता है। अब जेई वालों ने क्या किया, AIEEE 2000 आई थिंक 10 में आया था एक क्वेश्चन, सेम इस रिजल्ट पे था। अगर किसी को ये रिजल्ट अगर याद है फाइनली, इस पूरी कहानी को करने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी ने पहले से कर रखा है तो नो प्रॉब्लम, आराम से हो जाएगा काम। और ये अगर ये ध्यान रखना, ये तभी वैलिड है जब केवल अपना पूरा का पूरा सेटअप उसके अंदर सबमर्ज है। ओके, तो ये अगर याद है तो तुम्हारा जो AIEEE 2010 का क्वेश्चन था वो उसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम्हें बन जाएगा आराम से। ओके, इसका बहुत बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा। डी माइनस कर लो, अरे कहाँ गायब हो रहा है, ये लो बहुत अलग पेज बॉल लिख दे रहे हैं तुमको यार। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी माइनस कर लो, ये लो। ये रिलेशन तुमको बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत हेल्प करेगा, समझे। हम आशा करते हैं कि तुमको ये वाला रिलेशन जो हमने चार्ज के बारे में, इनके बारे में लगाया, ये तुमको समझ आया होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक और कवर करने की कोशिश करते हैं आज अपन, कि तुमने डाइपोल के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत बेकार आदमी है डाइपोल। डाइपोल के जो क्वेश्चन आएंगे ना तुमको, अगर कंसेप्ट पहले से क्लियर है तो बन जाएंगे, और अगर नहीं है ना तो भाई मेंस के तो क्वेश्चन होने वाले हैं नहीं। नीट में खैर नहीं आते डाइपोल के इतने क्वेश्चन, लेकिन लास्ट टाइम के नीट में भी आया था डाइपोल को फील्ड में रख के। एक रिलेशन तुमने देखा हो, डी इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर होता है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब हम तुमको बस वो रिलेशन बताने जा रहे हैं जो डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन का एक्चुअली में खेल क्या होता है। देखो, हम तो डाइपोल बना दे रहे हैं भाई, टॉपिक है अपना अलग से अब, डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। क्या मजा आता है, इस बोर्ड पे ना जिसकी राइटिंग सही भी नहीं है ना, वो भी ये समझो तारा है, अपने आप सही करता है। यार देखो, हमारी राइटिंग सही नहीं फिर भी अपने आप सही बना रहा है। तुम कैसी भी अक्षर बना तो सब सही कर देगा ये, ठीक है। मिटा रहे हैं इसे। टॉपिक का नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन, मतलब डाइपोल डाइपोल के बीच में कुछ फोर्स वगैरह जैसे अपन देखना चाह रहे हैं भाई। ओके, तो देखिए अपन के पास में दो डाइपोल हैं, एक का डाइपोल मोमेंट ले रहे हैं अपन P1 और दूसरे का डाइपोल, नीचे बनाते हैं थोड़ा ताकि फोर्स वगैरह लिखने में डिस्टेंस में प्रॉब्लम ना आए। एक डाइपोल अपना P1 है और एक डाइपोल अपना P2 है। लेट अस सपोज दोनों का जो कहीं ना कहीं सेंटर से जो डिस्टेंस है वो अपन ने अज्यूम कर लिया R, ये वाला भाई, ये वाला R है। ओके, अब इनके बीच में फोर्स निकालना बहुत आसान है। अगर तुम्हें देखो, दो कंसेप्ट से तुम फोर्स निकाल सकते हो, बाकी जो बहुत बेटर है, जो कि कभी तुमसे गलत होने वाला नहीं है, वी विल डिस्कस ओनली अबाउट दैट। ओके, हम केवल उसको देखेंगे, बाकी बहुत तरीके होते हैं यार, देखो इन सबको करने में। ये मेंस और एडवांस के प्रॉब्लम होते हैं, नीट वगैरह में आज तक नहीं पूछे गए, ना कभी पूछे जाएंगे, तो नीट में नहीं आते भाई, घबराना मत। ओके, तो देखो इनके बीच में फोर्स निकालने का मैं तुम्हें बहुत बढ़िया मेथड बता रहा हूँ, ये बार बार आता है अरे नीचे से। देखो, तुमने अच्छे से पढ़ा है कि डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको अपन लिखते हैं माइनस का PE cos थीटा। थीटा क्या है भाई? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। जिस फील्ड के अंदर तुम्हारा डाइपोल रखा है, ये वो वाला एंगल होगा। अब देखिए जनाब, इसी रिलेशन को साथ में पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल गई। अब इनके बीच अगर तुम्हें फोर्स निकालना है तो मैं तुम्हें यह कोपचे में फॉर्मूला बता रहा हूं। अरे देखिए ना जी, दिख रहा है का? दिख रहा है? हाँ, बता दीजिए, बच्चों को समस्या नहीं होनी चाहिए। एक फोर्स का एक रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी के साथ में माइनस का du डिवाइडेड बाई dr, ये रामबाण है। ये हम तुम्हें जो बता रहे हैं भाई साहब, ये तुम्हें कहीं नहीं फंसाएगा, तुम इससे बहुत बढ़िया बढ़िया जगह से निकल जाओगे। कैसा भी प्रॉब्लम आए इसको लगा दो। पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स वगैरह जहां भी दिखे तो तुम्हें पता है एनर्जी फोर्स कहीं ना कहीं चीज बन जाएगी।
माइनस डी बाई डी आर, इसको ही यूज करेंगे। देखा है तुम्हें, ये बहुत हरामी है लेकिन काम बहुत आएगा तुम्हारे। देखो फिर बदलेंगे भाई हमें से, देखो नहीं आया आराम से, हम बदलेंगे इसे, बदलेंगे। तो अब F1 जो है, मान लीजिए F2 पे फोर्स देखना चाह रहे हैं अपन, तो कैसे लिखते हैं फिजिक्स में, F1 नहीं F21, मतलब 1 की वजह से 2 पे फोर्स, अरे समझते हो ये पीछे वाला आगे वाले फोर्स लगा रहा है, तो कैसे लिखा जाएगा, दूसरे वाले पे अगर फोर्स देख रहे हो, मतलब जिस किसी पे भी फोर्स देखना चाह रहे हो उसी की पोटेंशियल एनर्जी देखो, तो क्या करना है, माइनस का du2 डिवाइडेड बाई dr, क्योंकि हम फोर्स देखना चाह रहे हैं किस पे, सेकंड वाले पे, 1 की वजह से। अरे आपस में लगाएंगे लेकिन हम बस एक पे कंसीडर कर रहे हैं, एक पे देख रहे हैं। ओके, सो U2 बताओ पहले क्या होगा अपना यार, U2 जो होगा अपना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड डाइपोल जो होगी वो क्या होगी, माइनस का सेकंड वाले के लिए तो डाइपोल मोमेंट भी उसी का P2। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेना है, जिसमें इसकी वजह से एक्सिस वाला फील्ड आएगा, सो P2 और E1 और cos थीटा। अब E1 क्यों लिखा है, कंफ्यूज मत होना भाई, E1 क्या है, E1 जो है तुम्हारा डाइपोल नंबर 1 की वजह से जो फील्ड क्रिएट हो रहा है एक्सिस लाइन पे, ये वो वाला है। ओके, और तुम्हें पता है डाइपोल के लिए कोई भी चीज अगर तुम्हारी एक्सिस लाइन पे है तो एक्सिस पे जो अपना फील्ड आता है वो अपना E1 जो आएगा, क्या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल आता है, इक्वेटोरियल वाला अपोजिट आता था। तो E1 और P2 के बीच में देखना जनाब, क्या एंगल तुमको 0 डिग्री नजर आ रहा है, तो ये अपने पास में बना U2 इक्वल टू माइनस का P2, और E1 जो होगा अपना क्या इक्वेटोरियल वाला फील्ड होगा, जो कि हमें पता है क्या होगा, 2kP1 डिवाइडेड बाई R3, इसे यहां रख देते हैं, 2kP1 वाले की वजह से 2kP1 डिवाइडेड बाई R3। अब भाई पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इसको बस डिफरेंशिएट करना है। सो देखिए जनाब, F21 की वैल्यू मिली माइनस का d डिवाइडेड बाई dr, इसको बाहर रहने देते हैं, माइनस का P2 इंटू 2 और K P1 डिवाइडेड बाई R3। हम आशा करते हैं कि तुम पे ये डिफरेंशिएशन वगैरह तुम जानते हो, तो हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ, लेकिन बता भी देते हैं पूरी की पूरी चीज जो है। देखो ये माइनस यहाँ पे है और माइनस यहाँ भी, तो ये प्लस हो गया तुम्हारा, तो 2k P1 P2 ये तुम्हारा बाहर आ जाएगा, और अंदर देखना जरा क्या बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा ये 1/R3, सो d डिवाइडेड बाई dr इंटू 1/R3। इसको जरा डिफरेंशिएट करेंगे, सिखा देते हैं भाई तुमको। सो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, माइनस का R3, सो d डिवाइडेड बाई dr। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको पावर को वही आगे भेजते हैं, ये 1 कम हो जाएगी, और इसमें नीचे करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, और ये 3 ऊपर आया तो उसने इस माइनस वाले को, ये माइनस आएगा शायद यहाँ, क्योंकि इसका माइनस जो था ये इसने प्लस बना दिया, और इसका डिफरेंशिएशन में भी एक माइनस आएगा, तो ये फोर्स अपना बनेगा माइनस का 6k P1 P2 डिवाइडेड बाई R की पावर 4। भाई कोई मिस्टेक हो पावर वगैरह में तो कुछ चढ़ा ले, ये अपना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स बनेगा। सो कभी भी तुमसे पूछे कि फोर्स बिटवीन डाइपोल डाइपोल क्या होता है, R की पावर 4 के साथ चेंज होता है। ये तुम्हारा जेई मेंस 2019 में इसके ऊपर बहुत बढ़िया प्रॉब्लम डिजाइन किया था, डाइपोल डाइपोल के बीच में, फोर्स के बीच में भी, और आई थिंक AIEEE 2003 में भी आ चुका है इसके ऊपर, 2003 में, आई थिंक 13 में जाने 3 आया था, बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन जो डाइपोल दिए थे उनको थोड़ा ऐसे रखा था, ऐसे पैरेलल बोला था कि P1 और P2 जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल वाले में कुछ नहीं होता, एक का जो फील्ड होगा वो इसके रेस्पेक्ट में, एक सिखा देते हैं, चलो पैरेलल वाला भी सिखा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, बहुत काम आएगा। चलिए पैरेलल वाला भी ले ही लेते हैं यार। देखो अगर तुमको दो डाइपोल दिए हों और दोनों डाइपोल एक दूसरे के अगर ऐसे पैरेलल हो और इनके बीच का इंटरेक्शन अगर तुम्हें देखना है, अज्यूम कीजिएगा इनके बीच का अरे ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा चलता है, इनके बीच का सेपरेशन अगर R लेते हैं तो देखिए वही लगाते हैं अपन F21, 1 की वजह से सेकंड का फोर्स, तो क्या लिखेंगे माइनस का d U2 डिवाइडेड बाई dr,
मतलब U2 क्या है, सेकंड वाले की पोटेंशियल एनर्जी। और सेकंड की पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखनी हो तो माइनस का सेकंड का डाइपोल और E1 वाले का फील्ड और cos थीटा, थीटा है एंगल बिटवीन P1 एंड P2 एंड E1। तो देखना जरा P1 के लिए जो आपका E2 P2 वाला जो डाइपोल है वो क्या, जरा देखना इक्वेटोरियल लाइन का रखा हो गया, ये देखना जरा इक्वेटोरियल लाइन पा रहा है क्या। और हमने पढ़ा है कि इक्वेटोरियल पे जो फील्ड आता है वो तो भाई तुम्हारा ऐसे अपोजिट आएगा, है अपोजिट फील्ड आएगा। तो E1 का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा क्या, नीचे की साइड में आएगा। अरे यार बड़ा दिखा, थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, पूरा मिटा के दोबारा बड़ा दिखाते हैं, क्योंकि जब तक तुमको नहीं दिखेगा अच्छे से तब तक कंफ्यूजन रहेगा। ये P1 है और ये तुम्हारा P2 है और ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R। कैमरा मैन जी दिख रहा है ना पीछे से, बढ़िया। हाँ तो देखो P1 के लिए, P1 की वजह से जो डाइपोल नंबर 2 पे फील्ड बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसे E1। क्यों, क्योंकि P1 को दिख रहा है कि यार ये जो है ना कहीं ये जो पॉइंट है अपने सारे के सारे डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट है, और इक्वेटोरियल पे हमने देखा है जो फील्ड आता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, मतलब P1 का अपोजिट फील्ड नीचे की तरफ बनेगा, समझे। सो अब इस E1 वाले फील्ड में जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, डाइपोल नंबर P2 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फील्ड है अपना E1 नीचे और डाइपोल है अपना P2 ऐसे ऊपर। तो जरा बताना दोनों का एंगल कितना, दैट इज 180 डिग्री। अब पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पहले फोर्स देख लेते हैं, उसी से फोर्स ड्यू टू 1 अगर देखना हो सेकंड वाले पे तो माइनस का du2 डिवाइडेड बाई dr लिखेंगे, और u2 की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या होगी भाई, u2 की वैल्यू होगी आपकी माइनस का P2 और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले का दैट इज E1 और cos ये क्या होगा भाई 180, क्योंकि इस बार एंगल 180 है और ये 180 होते ही इस माइनस को खा जाएगा। तो u2 की जो वैल्यू बनी वो बनी P2 इंटू E1 कैसा, इक्वेटोरियल का, और इक्वेटोरियल का E1 तो हमें पता है कितना आएगा KP1, अरे 2 नहीं है इक्वल है डिवाइड बाई R क्यूब। सो KP1 डिवाइडेड बाई R क्यूब, कुछ नहीं, इसको यहां रखो और डिफरेंशिएट करो, ये लो इसको यहां रखो और डिफरेंशिएट करो, माइनस का d डिवाइडेड बाई dr पूरे रिलेशन को उठाओ P2 के P1 डिवाइडेड बाई R क्यूब। या माइनस है तो इस डिफरेंशिएशन का जो माइनस आएगा वो इसको खा जाएगा और अपन को इस बार रिजल्ट वहां 6 था क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ 6 नहीं आएगा, यह 3 आएगा, 3 आएगा, तो ये आया 3 के P1 P2 डिवाइडेड बाई R की पावर 4। ये वही रिलेशन R की पावर 4, याद रखो इसे, समझे। अब इन डाइपोल को कैसे भी रख दे आराम से, आई थिंक अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो सब बन जाएगा। अपोजिट रखो, सीधा रखो, कैसे भी रख दो। डाइपोल का डायरेक्शन मान लीजिए P2 का अगर इधर कर देते तो P2 के लिए वहां थीटा बदल जाता, सेम चीज वही नहीं थी, यहाँ माइनस का साइन आ जाता है। किसी को परपेंडिकुलर रख दे, कैसे भी हॉरिजॉन्टल रख दे। कंसेप्ट अगर क्लियर है, F इज इक्वल टू माइनस का du बाई dr, दिमाग में बैठा लो, F इज इक्वल टू माइनस du बाई dr डाइपोल के लिए। तो काम ऐसा आएगा कि एक भी क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा नहीं होगा जो तुमसे इससे नहीं बन पाएगा डाइपोल के लिए। ओके, हम आशा करते हैं कि ये तुम्हें समझ आया होगा। अब डाइपोल चल ही रहा है तो छोटी सी चीज इसमें और डिस्कस कर ही लेते हैं, वो क्या है भाई, देखो मिटा दे कैसे, नहीं देख, अब हमारे यहां से मिटाना तुम्हारे से थोड़ा ही आएगा, तुम्हारे पास तुम्हारी जीवन प्रेम बना रहे। अब अपन क्या करते हैं, देखो कि डाइपोल की वजह से तुम्हें पता है फील्ड वगैरह कैसे डिसाइड किए जाते हैं, तुम्हें पता है। थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो लेट सपोज अपन के पास कोई डाइपोल है, ये डाइपोल है, ओके, और हम कोई जर्नल पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कोई अपना पॉइंट है जहां पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल की वजह से। तो देखो यार इस डाइपोल पे, यार थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, एक मिनट को, यहां लेते हैं, ये अपना डाइपोल है और यहां से कोई थीटा एंगल बनाता हुआ कोई पॉइंट है, देखो भाई थीटा, थीटा जरा बढ़िया से बनाते हैं, थीटा कोई यहाँ पॉइंट है अपना, कोई पॉइंट है जहां पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो भाई
हाँ यार, आर कोमा थीटा वाला डेरिवेशन भी आता है, लेकिन इसे हम इसके पोलर कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा बोलते हैं। अब देखो अपन क्या करते हैं, इस डाइपोल के दो कंपोनेंट ले लेते हैं। देखना जरा, एक अपन का इधर आ जाएगा, ये अपना क्या बनेगा, पी अपोजिट वाला, ये बनेगा तुम्हारा पी साइन थीटा। ओके, और एक कंपोनेंट इधर बनेगा अपना जो कि होगा पी कॉस थीटा। अब देखना यार, यहां इस बाप का काम खत्म, अब बेटे काम करेंगे दोनों, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। पी साइन थीटा के लिए जरा देखो, क्या ये जो पॉइंट है अपना, क्या इसको ऐसा लगेगा क्या कि यार ये जो पॉइंट है अपना इक्वेटोरियल पे है, तो क्या पी साइन थीटा की वजह से जो फील्ड बनेगा, क्या वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल बनेगा क्या? इसको बोल देते हैं साइन वाला फील्ड, ये साइन वाला। और कॉस वाले को लगेगा भैया ये तो हमारे रास्ते में आ रहे हैं, तो इनको हम थोड़ा और सहयोग कर देते हैं, तो ये अपना कॉस वाला बना। और दोनों के दोनों जो फील्ड है अपने, क्या तुम्हें नजर आ रहा है, दोनों के दोनों फील्ड अपने 90 डिग्री पे हैं, तो दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा बीच में से निकल जाएगा, ये अपना ये नेट बन जाएगा। और तुम्हें पता है, अगर 11th क्लास में अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो, अगर 90 पे जब दो वेक्टर जाते हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। अब देखो यार, ये अपना एक्स एक्सिस है, लेट अस सपोज ये अपना एक्स एक्सिस है, तो यहां से देखो ये वाला एंगल भी अपना थीटा ही बनेगा क्योंकि एक्स एक्सिस है ये। मान लीजिए कि इस ई नेट का एंगल जो है ना, उसको अपन ले लेते हैं अल्फा। ओके, सो जरा इस ज्योमेट्री से अगर अपन थोड़ा सा इसको अगर करने का ट्राई करते हैं, तो देखो यहां से देखना जरा यार, ये तुम्हारा ई एस और ई एस, ये भी तुम्हारा ई एस हो जाएगा इसके पहला यार। अरे ये सब तो कर सकते हो तुम यार, थोड़ा मैथमेटिक्स। तो यहां से देखना जरा, क्या टेन अल्फा जो होगा आपका, टेन अल्फा, अरे जरा देखना टेन अल्फा, क्या ई एस बाई ई सी आ जाएगा क्या, ई एस डिवाइडेड बाई ई सी। अब ई एस क्या है, ई एस की वैल्यू क्या होगी, ई एस अपना इक्वेटोरियल वाला फील्ड है, देखना ई एस क्या होगा, इक्वेटोरियल पे क्या होता है 2k। अरे लेकिन किसकी वजह से, साइन वाले की वजह से, के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू। और कॉस वाले की वजह से क्या बनता, कॉस वाले की वजह से तो ये बनता 2kp कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू। अब दोनों है अपने पास में, अब इस वैल्यू को और इसको तुम जब यहां रखोगे तो तुमको एक रिलेशन मिलेगा यार, ये मिलेगा। अब रख ही देते नहीं, बहुत से ये कहेंगे कैसा मास्टर है मास्टर, नहीं नहीं तुमको अब रख के ही बताते हैं। देखो इस ईसी और ईएस को रख के ही बताते हैं। ईएस की वैल्यू के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और ईसी की वैल्यू 2kp कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब भाई देखो यहां से ये सब काटा पीटी करके, तो देखना जरा टेन अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी, ये सब क्या कैंसिल, तो नीचे बचा 1/2 और साइन वाई कॉस, ये बना तुम्हारा टेन थीटा। सो देखना जरा, क्या टेन अल्फा और टेन थीटा में एक रिलेशन आ गया, टेन अल्फा दैट इज इक्वल टू 1/2 टेन थीटा। अभी काम नहीं हुआ है अपना। मेन मोटिव क्या है, जरा उस पर चलते हैं। अपना मेन मोटिव है इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना ये आ रहा है, एक्चुअली में इस नेट फील्ड का एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है भाई, देखना जरा, यहां तक का हुआ थीटा और ये और है अल्फा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डाइपोल की वजह से बनता है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनता है, थीटा प्लस का अल्फा। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट ये भी रिलेशन है, इससे बहुत काम बनेगा तुमको। टेन अल्फा मिल जाएगा। थीटा कौन सा है, ये थीटा वो है जहां अपना पॉइंट रखा हुआ था, तो यहां से तुम टेन अल्फा निकाल लोगे और थीटा जो दे रखा है टेन अल्फा की वैल्यू को उसमें ऐड कर देना आराम से। ओके, अब इसी पे एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले तुमको इसका एक रिजल्टेंट भी निकाल के दिखा देते हैं। देखो भाई, जो अपना नेट फील्ड आ रहा है, उस नेट फील्ड को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो का, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो देखो जरा ई एस स्क्वायर प्लस का ई सी स्क्वायर। आगे जरा कैलकुलेट करोगे तो ई एस की वैल्यू क्या थी भाई, के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, इस सब का होल स्क्वायर, प्लस का ये क्या था अपना 2kp कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और इस सब का होल स्क्वायर। देखिए जनाब, यहां से केपी बाई आर क्यूब तुम्हारा बाहर आ जाएगा क्योंकि उसका हो रहा है स्क्वायर, और अंदर तुमको मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा।
अब भाई मैथ वाले हो, बढ़िया से जानते हो, एक काम करते हैं, लेकिन हम बता देते हैं, इसको तुम अगर ऐसे लिख दो तो कोई बुरी बात थोड़ी होगी। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1 cos स्क्वायर थीटा। अरे कोई समस्या नहीं है भाई, नहीं है ना? तो आप देखना जरा, 3 cos हमने कहा लिखा है इसको, साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 1। तो अंदर अब बच जाएगा अपना क्या, KP डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये बन गया अपना क्या, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। समझे? ये अपना रिजल्ट आ गया किसके लिए, आर कोमा थीटा के लिए। याद रखना इस रिजल्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ई नेट अपना आ गया कितना, अरे देखो देखो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हो सकता है कहीं जल्दी निकालनी हो कैलकुलेशन में, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना। ई नेट फील्ड जो आया है अपना आर कोमा थीटा के लिए, वो कितना आया है, KP डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और इसको आगे लिखा अपन ने 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये रामबाण रिजल्ट है, याद कर लेना इसे, ये रामबाण रिजल्ट है भाई, याद कर लेने से। क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम इसमें थीटा की वैल्यू अगर 0 डालते हो तो तुम पहुंच जाओगे एक्सिस पे, और तुम पहुंच जाओगे ई की एक्सिस वाली वैल्यू पे, जो कि अपनी होती है 2KP डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अगर तुम इसमें थीटा की वैल्यू 90 डालते हो तो तुम पहुंच जाओगे इक्वेटोरियल पे, और तुमको इक्वेटोरियल की वैल्यू मिलेगी कितनी, KP डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये याद है? तो 90 हो थीटा की वैल्यू, चाहे 0 से 90 और कहीं भी इनके बीच की हो, कहीं भी वेरी कर रही हो, तुम आराम से बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाल सकते। हम आशा करते हैं कि तुमको ये समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन जो हम तुमको देना चाह रहे थे, देके जरूर जाएंगे, बिना क्वेश्चन दिए नहीं जाएंगे। क्वेश्चन अपना तुमसे ये है कि एक अपन का कोई पॉइंट है, ये एक डाइपोल है, और ये अपना एक्स एक्सिस है, और कोई पॉइंट है अपना यहाँ पे जो कि अपना एंगल बना रहा है π/3 एक्स एक्सिस से, पॉइंट P है। तुम्हें बताना है भाई पॉइंट जो P है अपना, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअली में कितना एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ में, ये अपना क्वेश्चन है। तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल बनाना है, जो कि अपन आर कोमा थीटा के लिए निकालते थे। अगर तुम्हें भाई सिचुएशन सब पता है कि टेन अल्फा वगैरह और ये सब कैसे कैसे करेंगे, ओके। अब देखो यार, डाइपोल की अपनी कहानी खत्म हुई। थोड़ी सी चीज इसमें और तुमको अगर बताना चाहें अपन, तो डाइपोल हुआ खत्म, और इसमें डाइपोल हो गया, और रिंग वगैरह की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह बहुत ड्रॉ होते हैं। उन पे हम नेक्स्ट क्लास में अगर चर्चा करेंगे, देखेंगे, क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। लेकिन जाते जाते एक छोटा सा कंसेप्ट तो तुम्हें बता ही जाते हैं। कंसेप्ट क्या है, तुमने सेल का पोटेंशियल वगैरह पढ़ा ही होगा, लेकिन रिंग का हम तुम्हें आज चार्ज बता के जाते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चार्ज रिंग है जिसकी रेडियस है आपकी r, और अगर इस पे चार्ज आपका ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अच्छा पूरा ही ले लेते हैं, चलो कोई चार्ज रिंग है अपने पास में, इसकी वजह से फील्ड और पोटेंशियल दोनों बता देते हैं। ये कोई r रेडियस का अपने पास रिंग है जिसपे आपका चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज है, बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहिएगा। तो इस रिंग की वजह से किसी भी डिस्टेंस पे, अगर किसी भी डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे, यहां पे अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सिस पे वैल्यू आएगी वो अपनी आएगी KQX। अगर इस पे चार्ज तुम Q लेते हो, चार्ज डेंसिटी लैम्बडा लेते हो, तो KQX डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, अब इस वाले रिलेशन में तुम कई चीज निकाल सकते हो। अगर तुम x की वैल्यू 0 करते हो, x की वैल्यू 0 करने का क्या मतलब है, तुम x को घटाते 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 सेंटर पर ले आए, तो पहुंच गए तुम कहां पे, सेंटर पे, तो फील्ड मिला 0। निकालोगे, बहुत काम आएगा, याद रखिएगा। और x ग्रेटर देन r वगैरह सब करोगे, उनके रिजल्ट भी केस डिफरेंट करेंगे अपन सारे के सारे। और इस फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है अपनी, वो मिलती है r/√2 पर। ये मेंस आया हुआ है भाई, डायरेक्ट अगर रिजल्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह से जो एक्सिस पे पोटेंशियल आता है, उस पोटेंशियल को लिखते हैं अपन KQ डिवाइडेड बाई √√r² प्लस x²।
अब तुम अगर यहां भी x की वैल्यू को 0 कर देते हो तो x की वैल्यू 0 करने पे तुमको पोटेंशियल मिलेगा सेंटर पे, वो मिलेगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर। इस पे जाते जाते क्वेश्चन जरूर देखे जाएंगे तुम्हें, के क्यू बाई आर मिलेगा। ओके, और ये रही अपनी रिंग, रिंग की वजह से फील्ड ये है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन तुमको पोटेंशियल का और एक क्वेश्चन तुमको ये रिंग के फील्ड का। तो देखो जनाब, पहले ये बता देते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी रिंग है जिस पे चार्ज, मान लीजिए तुम्हें कुछ नहीं पता क्या क्या है, एक छोटी सी आर्क ले लेते हैं। एक कोई छोटी सी आर्क है जो कि तुम्हारी, ये तुम्हारा सेंटर है और ये एंगल मान लीजिए तुम्हारा है थीटा। इस पे चार्ज तुम्हारा ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी लेमड़ा है, तुम्हें पता है क्यू बाई एल लिखते हैं। ओके, एल है भाई। सो यहाँ पे जो फील्ड बनेगा तुम्हारा उसको लिखा जाएगा 2k लेमड़ा डिवाइडेड बाई आर, अगर ये रेडियस आर लेते हो, साइन थीटा बाई 2। ओके, समझ रहे हैं भाई? इस रिजल्ट को तो याद करके रखिएगा, बहुत काम आएगा। अगर तुम थीटा की वैल्यू कंप्लीट रिंग के लिए जो थीटा आपका बनेगा वो होगा 2 पाई, और यहां जब 2 पाई जब तुम पुट करोगे तो 2 पाई बाई 2, तो ये बनेगा तुम्हारा पाई, और साइन पाई कितना भी होता है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तुमको 0 सेंटर पे। ओके, तो ये रिजल्ट याद रखना आराम से, समझे? अब जाते जाते तुमको एक क्वेश्चन दे जाते हैं, एक फील्ड का और एक पोटेंशियल का। क्वेश्चन हमारी तरफ से है, एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तुमको क्वेश्चन क्या बोला है भाई? क्वेश्चन है तुम्हारे को कि एक रिंग है तुम्हारे पास और जिसमें तुम्हारे 4 पार्ट हैं, ऐसे करके ये पार्ट तुम्हारा ए है और ये बी है और ये सी और ये डी, और यहां कुछ और लिख दिया के। तुमको एक इंफॉर्मेशन है कि ये जो ए के डी वाला पार्ट है ना, ए के और डी, इसकी वजह से इस सेंटर पे जो फील्ड है वो है अपनी क्या, ई। तुम्हें बताना है कि जो ए बी सी डी ये पार्ट बचेगा, ए बी सी डी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, और उसका तुम्हें मैग्नीट्यूड भी बताना है, और उसकी तुम्हें डायरेक्शन भी बतानी है, अलोंग द के ओ कैसे किधर की साइड में आएगी, ये सब बताना है। ठीक है, आशा करते हैं कि कमेंट में तो इसका आंसर जरूर डालोगे। ओके, और एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन के पास में 2 ऐसी चार्ज रिंग हैं, एक पे चार्ज प्लस क्यू है और दूसरे पे चार्ज आपका माइनस क्यू है, और यहां कहीं, अच्छा यहां ले लेते हैं अपन, ये अपनी रिंग 1 है और ये अपनी रिंग 2 है। तो इन दोनों का जो कॉमन सेंटर है, लेट अस सपोज ये B1, ये रेडियस है अपनी R और ये रेडियस है अपनी R, और इस सेपरेशन को ले लेते हैं D। तो तुम्हें बताना है B1 माइनस B2, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस तुम्हें बताना है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। बाकी हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम तुम्हें समझाएं। इसमें है क्या, 1 के सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा खुद रिंग की वजह से भी आएगा और इसकी वजह से एक्सिस वाला भी आएगा। ये डी ली है अपनी तरफ से, कुछ वैल्यू कर लो, डी ले ली। तो 1 और 2 का पोटेंशियल अगर तुम देखना चाहते हो तो देखना जा, 1 पे पोटेंशियल अगर देखते हो तो B1 की वैल्यू क्या आएगी, खुद रिंग की वजह से पोटेंशियल सेंटर पे कितना होता है, के क्यू बाई आर। और इस दूसरी वाली रिंग के लिए ये तो भाई से एक्सिस वाला पॉइंट बनेगा ना, एक्सिस वाला पॉइंट बनेगा, और इस पे पोटेंशियल आएगा माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई, ओहो कहां जा रहा है, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्सिस वाले के लिए निकाला गया था रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एक्स वाली डिस्टेंस डी स्क्वायर। अरे या तो तुम ये डिस्टेंस ले लो, कुछ भी ले लो आराम से। और B2 की वैल्यू क्या बनेगी अपनी, माइनस का, इसकी वजह से पोटेंशियल माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई आर, और वो प्लस वाला तो प्लस का के क्यू डिवाइडेड बाई, इसके लिए ये तुम्हारा एक्सिस पॉइंट होगा, ये एक्सिस पॉइंट होगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का ये तुम्हारा डी स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस लीजिएगा आराम से, B1 और B2 की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। आशा करते हैं कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आया होगा। ये भी क्वेश्चन शायद आई थिंक तुम्हारा ये AIEEE शायद AIEEE 2005 में आया था, AIEEE 2005 में आया था। कॉन्सेप्ट अगर पहले से आता है तो सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और लेकिन पहले से अगर चीजें नहीं पता है तो भाई समस्या बहुत ज्यादा होती है। ओके, हम आशा करते हैं कि तुम्हें समझ आया होगा और आज की अपनी कहानी को यही समाप्त करते हैं और पीछे जरा देखते हैं हमने आज कितना बड़ा महारत हासिल किया है। अरे यार, ओहो ओहो, क्या गजब दिख रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे ये जो चार्ज वगैरह का बताया ना, ये तो बस बेसिक इन्फॉर्मेशन थी तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिताने के लिए, ठीक है। बाकी हमारा मेन मोटिव ये था, ये सब पढ़ना, स्ट्रिंग बॉक्स सिस्टम, ये सब देखना जरा कितना अच्छा लग रहा है। अब तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की। अच्छा, इसका आंसर जरूर बताइएगा, इसका आंसर जरूर बताना। अरे तुम ऐसे कहा